हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो, सब ठीक ठाक हो, कुशल मंगल। तो आपका स्वागत है इस कोर्स में सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ देखा था और उसमें एक्सट्रीमिज़म एक चीज़ थी जो हमने समझा। ये एक आइडियोलॉजी होती है ना, एक बिलीफ सिस्टम, एक वैल्यू सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद। चलिए, तो फटाफट एक रिकैप मारते हैं पिछले लेक्चर का। हमने डेफिनेशंस पहले देखी, 4 डेफिनेशंस थी। फिर हमने समझा कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब फैक्टर्स क्या क्या है जिससे एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। फिर हमने एक कीवर्ड देखा, ट्राई जंक्शन। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो एक्सट्रीमिज्म या उग्रवाद को कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। फिर देखा आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं, हम क्या रास्ता बना सकते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया है, इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। फिर सरकार के द्वारा 3 pronged, मतलब 3 तरीके से ये लोग काम करेंगे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। डेवलपमेंट की जाएगी, नेगोशिएशन किया जाएगा, और अगर कुछ अभी का जो काम चल रहा है, स्टेटस को जो है, अगर वो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है उनके ट्राइबल्स के, तो उसको भी चेंज कर दिया जाएगा जो अभी गवर्नमेंट कर रही हो। चलो, तो आज के लेक्चर पे आते हैं। थर्ड लेक्चर है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, और ये कैसे एक थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एक तरीके से ये एक यू नो जो नेशन है हमारा भारत नेशन, उसके अगेंस्ट ये एक तरीके से लड़ाई ही है। ऑलराइट, तो हमने जैसे देखा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, इनके बीच में रिलेशन देखा था। ये सबसे ज़्यादा लिंक जो है ना, ये रिलेशन जो है, ये सबसे ज़्यादा दिखता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के केस में। अभी देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि इनको पेपर में आप माओवादी या नक्सलाइट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये ऑफिशियल टर्म है। तो ये जो मूवमेंट थी ना इसकी, ये उग्रवाद की, वामपंथी उग्रवाद की, ये जो स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में। जो लैंड राइट्स होते हैं ना लोगों की, ज़मीन के हक, लैंड राइट्स का जो रिफॉर्म है, जो जीएस पेपर में भी है हमारे पास, पेपर 3 में ही लैंड रिफॉर्म्स करके टॉपिक है, तो उसी से रिलेशन बनता है इसका। तो पहले ये एक हक के लिए स्टार्ट हुई थी, किसके लिए, जो लैंड राइट्स हैं उनके लिए, ज़मीन के जो हक हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब ये क्या हो गया, काफ़ी एक वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया है और पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया है। लोगों के हक मांगने की बजाय अब ये पॉलिटिकल बन गया है, मतलब हमें अब गवर्नमेंट चलानी है। जो ये माओइस्ट हैं और नक्सलाइट हैं, इनको अब मैं जो ये और बोला हूँ ना, माओइस्ट और नक्सलाइट, ये इंग्लिश का और है। तो हिंदी में अगर बोला जाए तो माओइस्ट या फिर नक्सलाइट जो हैं, ये चाहते हैं कि अब हम एक अपनी सरकार ही चलाएं। पहले ये हक मांग रहे थे कि हमारी लैंड राइट्स का जो इशू है उसको आप क्लियर करो, लेकिन अब तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो सरकार को गिराएंगे, अब हम अपनी ही सरकार चलाएंगे। अब इनका ये इंटेंशन है। तो जैसा मैं आपको हमें बोलते आ रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप करो चीज़ों के प्रति। कोई भी टॉपिक है, पर्सपेक्टिव रहेगा ना तो आप क्रिएटिव आंसर लिख पाओगे। तो वही पर्सपेक्टिव मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये ली क्वान यू हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे, फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के, और इन्होंने एक तरीके से सिंगापुर बिल्ड किया है। तो वो ब्रिटिश कॉलोनी था सिंगापुर, तो वहां से उसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया है एक डेवलप्ड कंट्री में। तो इसके अंदर इन्होंने पता है कैसे किया था, इन्होंने मेरिट पे फोकस किया था। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर नॉन करप्ट गवर्नेंस सिस्टम इन्होंने बनाया, मतलब इनका करप्शन पे भी बहुत ध्यान था, मेरिट पे बहुत ध्यान था। सिविल सर्विस जो थी इसी बेसिस पे इन्होंने बनाई थी, और इफेक्टिवनेस पे भी इनका बहुत ध्यान था कि चीज़ें जो करी जा रही हैं वो अच्छे से करी जाएं, उसका आउटपुट आए, और आउटकम पे फोकस था इनका। तो ये सब थे, तो काफ़ी फेमस फिगर हैं ये। तो इन्होंने अपनी किताब में क्या कहा था, इनकी किताब थी
द सिंगापुर स्टोरी। तो ये मेमोइर्स हैं इनके, ली क्वान यू के। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि कम्युनिस्ट जो हैं, ये जो हाईलाइटेड है प्लीज उसको देखिए, कम्युनिस्ट वुड नेवर गिव अप देयर कैपेसिटी टू यूज आर्म्ड फोर्स व्हेनेवर डेमोक्रेटिक मेथड्स फेल्ड टू विन देम पावर। तो ये क्या है, पावर चाहते हैं। और अब पावर, अभी देखो ध्यान रखना, ये अभी कम्युनिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और जो मार्क्सिस्ट हैं ये इस कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। इसका भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाऊंगा। तो कम्युनिस्ट क्या है, वो डरेंगे नहीं, वो मतलब डरेंगे नहीं किसी से कि हम हमला कर दें अगर उनके पास पावर डेमोक्रेटिक मेथड से नहीं आएगी, मतलब वो गन का इस्तेमाल करेंगे, वॉर करेंगे, लेजिटिमेट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तोड़ेंगे, उनको गिराएंगे और अपना इनको हक चलाना है, अपनी गवर्नमेंट बिठानी है। फिर उसी बुक में इन्होंने एक और चीज़ कही है, माई एवर्जन टू द कम्युनिस्ट स्प्रैंग फ्रॉम द लेनिस्ट मेथड्स नॉट देयर मार्क्सिस्ट आइडियल्स। मतलब इनके जो घृणा आई थी इनके प्रति वो उससे आई थी कि भाई ये जो लेनिन है ना, उनके मेथड फॉलो कर रहे थे लोग। इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मार्क्सिस्ट हो तो गलत हो, मतलब अगर आप मार्क्स जो थिंकर थे उनकी आइडियोलॉजी अगर फॉलो कर रहे हो तो आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर आप लेनिन जो रशिया में इनकी मार्क्स की आइडियोलॉजी को लगाए थे उनकी अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप गलत हो। फिर और इस पे पर्सपेक्टिव क्या है, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, एक्सेप्ट करी है उन्होंने कि नक्सलिज्म रिमेन्स द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एंड इट इज इंपेरेटिव टू कंट्रोल इट फॉर कंट्रीज ग्रोथ। ये कही थी उन्होंने 2010 में। लेकिन ये क्या था कि ये 2006 का स्टेटमेंट है, उनका पहली बार ये स्टेटमेंट आया था 6 में। तो ये जो नक्सलिज्म रिमेन्स है ना, इसका मतलब ये जब 2010 में इन्होंने स्टेटमेंट दी तो इन्होंने कहा अभी भी ये 4 साल बाद भी ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के लिए, और सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, ये हमारे देश की ग्रोथ को भी कम कर सकता है। फिर आते हैं अभी करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि आप गन को छोड़िए और जिस जगह में वायलेंस हुआ है वहां जाइए, इन्होंने माओइस्ट को कहा। फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका हार्ट चेंज होगा, और ये अगर आपने एथिक्स में पढ़ा हो तो ये गांधी जी की अप्रोच है, चेंज दी हार्ट। अगर उनका आप दिल बदलोगे तो उनकी अपने आप स्वभाव बदल जाएंगे। तो इनका भी यही कहना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि आप जाके देखिए आपके वायलेंस ने क्या रिजल्ट लाया है, जाके देखो आप। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना हमारे देश का, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब जो भी है, इन्होंने कहा कि जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और इन्होंने स्पेशल ये भी अटेंशन बोला कि ट्राइबल मिनिस्ट्री, उस पर अटेंशन दिया कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ काम करिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया कि मतलब आप गवर्नेंस पे ध्यान दो और ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ काम करो आगे गवर्नेंस पहुंचाने के लिए लोगों तक। और ये कैसे करने के लिए बोला प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, और टेक्नोलॉजी से जो अंडर डेवलप्ड ट्राइबल एरियाज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो और उसकी वजह से थोड़ा एक्सट्रीमिज्म कम करो। समझ रहे हो? तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दिया है। चलो तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो नक्सल क्या है, ये एक फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट है। रेडिकल कल हमने समझा था, कम्युनिस्ट आज समझ लेंगे। तो फार लेफ्ट मतलब ये, जैसे आगे एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये अगर पॉलिटिकल वो है कि यहाँ पे सेंट्रिस्ट होते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर ये लेफ्टिस्ट होते हैं, ये राइटिस्ट होते हैं। ये तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है ये सब। तो लेफ्ट में एकदम जब एक्सट्रीम लेफ्ट जो होते हैं ना, और रेडिकल कम्युनिस्ट, ठीक है, तो ये लोग नक्सलाइट कहलाते हैं। ऑलराइट, सो हमारे यहाँ जो नक्सल्स हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में एक्सट्रीम वे में बिलीव करते हैं। वो कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो एक तरीके से। ये इनफॉर्मल टर्म है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पेपर में मत लिखना ये। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है ये माओ जेडोंग जो थे उनकी थिंकिंग पे बेस्ड है, उनके जो करने का काम करने का तरीका था उस पर बेस्ड है। अब नक्सल कहाँ से आता है, आई थिंक शायद आपको पता हो, ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है नक्सलबारी। वहाँ पे एक्चुअली
एक इवेंट हुआ था उसकी वजह से ये जाना जाता है। ये ओरिजिनेट वहीं हुई थी मूवमेंट 1967 में, 2 लोगों की लीडरशिप के अंदर, और एक्चुअली 3 लोग आते हैं इसमें, चारू मजूमदार, ठीक है, जंगल संथल और कानू सन्याल। तो इनके लीडरशिप के अंदर ये डेवलप हुआ था। फिर ये क्या, जो नक्सल्स हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी मिलिट्री, जस्ट अ सेकेंड, इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, ठीक है। ये जो चारू मजूमदार थे, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, एक भी मतलब 8 लिखे हैं वैसे तो 8, तो इन्होंने 4 आर्टिकल लिखे थे चारू मजूमदार ने इस टाइम पे। तो इनको बोला जाता है हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत एक इनकी आइडियोलॉजी का बेसिस यही है। इनको कम्युनिस्ट को जो हमारे इंडियन में फॉलो करते हैं नक्सलाइट्स, तो देखो बात क्या हो गई, एक आइडियोलॉजी है, ये चीज जो फॉलो कर रहे हैं भारत में, ठीक है, वो है नक्सलाइट्स। और ये आइडियोलॉजी क्या है, कम्युनिज्म। और स्ट्रैटेजी जो इनकी है वो है जो माओ जेडोंग की स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट ये फ्लो चार्ट अभी समझ लो। तो 8 आर्टिकल्स लिखे थे चारू मजूमदार ने, वो इनको आइडियोलॉजी का इनका फाउंडेशन है, ओके। और अभी ऑलमोस्ट 80 मिलियन, लाइक ये आई थिंक 8 करोड़ हुआ, तो 8 करोड़ इंडियंस जो हैं वो अभी ट्राइबल हैं, और इसमें से 15 मिलियन जो हैं, 1.5 करोड़, ये नॉर्थ ईस्ट में जीते हैं, और 65 मिलियन जो हैं वो एकदम अपने जो भारत के बीच में है ना वहाँ रहते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा माओइस्ट को ऑडियंस मिली है। माओइस्ट जो हैं, माओइस्ट नक्सलाइट एक ही है, मतलब इनका ये जो है ये फोकस करते हैं ट्राइबल्स पे सबसे ज़्यादा। तो नक्सल जो है ये बिलीव करते हैं कि जो इनका जो सोल्यूशन है इनके लिए, ठीक है, इनका जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको हटाने के लिए बोलते हैं कि हम तो सीधा जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसको फेंको, उसी ने हम पे डिस्क्रिमिनेशन किया है, मतलब भेदभाव जो इनका हो रहा है वो प्रेजेंट सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो ये कहते हैं कि नहीं, उसको तो उठा के फेंको, नहीं चाहिए। नक्सलाइट जो है वो काफ़ी सारे तो कॉमन पीपल ही होते हैं जिनको चाहिए इक्वल सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक स्टेटस चाहिए उनको इक्वल, मतलब उनको नीचे देखा जाता है उन, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उनको भी पावर मिले, सेल्फ गवर्नमेंट का, सेल्फ गवर्नेंस का, मतलब अपना जो फ्यूचर है वो खुद डिसाइड कर सके। और इनको चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूनिटी, जैसे मैंने कल बताया था, नॉट कल बट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनको चाहिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो इनको ये भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मतलब आप अगर इनकी डिमांड देखोगे तो वो बेसिक डिमांड ही है जो एक गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए। तो ये जो लड़ाई करते हैं, इनका कहना ये है कि ये लड़ाई ऑपरेशन के खिलाफ है, ऑपरेशन मतलब दबाव के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ ये लड़ाई है। और ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, मैंने जैसे बताया था कि रूरल एरियाज़ में और आदिवासी एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं, जंगल वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनको फॉरेस्ट कवर में बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इनका यही है कि सरकार को अगर हटाया जाए, वहाँ पे अपनी सरकार लाई जाए, अपने टाइप से ये चलाना चाहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मतलब ये पैदा कहाँ से हुआ। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये माओइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और इनका ओरिजिन है 1967 में CPIM, ठीक है, वो टूट गई थी। फिर वहाँ पे जो अभी वहाँ से जो छोटे छोटे टुकड़े निकले वो अभी बन रहे हैं, मतलब फिर सॉरी फॉर दैट, उसको जाने दो, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप बस इसको ये याद रखना कि जो ओरिजिन है वो CPIM जो स्प्लिट हुई थी 67 में, वहाँ से इनका ओरिजिन है, और आज ये 10+ स्टेट्स में है, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में बताना चाहता था, लेकिन ये टोटल पॉलिटिकल है और फैक्चुअल बेस्ड है और टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है कि हम डेप्थ में ना जाके विड्थ में जाएं। तो ओरिजिन कहाँ से आता है, 1967 के स्प्लिट से। इनकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, मैंने जैसा बताया ये सरकार को गिराना चाहते हैं
और लोगों के थ्रू गिराएंगे। तो ये लोगों को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, उनके अंदर जागरूकता लाना चाहते हैं एक रेडिकलिज्म की, और फिर चाहते हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन बात क्या होता है कि कम्युनिज्म की ये फिलॉसफी है, मतलब ये आइडियोलॉजी है, तो यही नक्सलिज्म फॉलो करता है। तो ये लोग क्या हो जाता है कि इंसान जो है कितना ही लड़ेगा, तो लोग भी थक जाते हैं रेवोल्यूशन से, वॉर से। तो कम्युनिज्म इसलिए थोड़ा फेल हो जाता है, और फेल हुआ भी है, कि हर बार आप लड़ाई से जो दुनिया है चेंज नहीं कर सकते। ओके, फिर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको मैं बताऊं, तो देखो जैसे पहले तो 1967 में जब ये स्टार्ट हुआ था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में ये नक्सलबारी एरिया जो था वहीं पे था। लेकिन अभी क्या है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मैंने आपको ये बताया 10+ स्टेट्स में बढ़ गया है। और इसमें ऐसा इतना बढ़ गया है कि एक एरिया बन गया है इंडिया में रेड कॉरिडोर के नाम से, ये भी हम पढ़ेंगे क्या है। तो ऑल्दो ये 50 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन ये फिर भी ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है, पता है क्यों? जैसे हमने कल पढ़ा था, गरीबी, पावर्टी है, फिर लोगों में क्लास डिवाइड है, रिच बनता जा रहा है, पुअर पुअर बनता जा रहा है। तो इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी है, लोगों में खुशी नहीं है डेवलपमेंट को लेकर, डिसकंटेंट है, खुश नहीं है वो लोग, डेवलपमेंट उनको नहीं मिल रहा है। तो ये तो बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता है ना, ये तो पॉवर्टी और भी जगह है। लेकिन बात क्या होती है कि डेवलपिंग कंट्री में ये ज़्यादा मतलब कैसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा दिखता है, नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा दिखता है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री ग्रो होती है तभी तो गवर्नेंस धीरे धीरे कोने कोने में पहुंचता है, या गवर्नमेंट कोने कोने में बाद में पहुंचती है ना, एकदम से तो पहुंच नहीं सकती। तो इस चक्कर से तो अभी जब डिस्कस हुआ सीपीआईएम का, तो पहले ये देख लेते हैं। ये एक अल्ट्रा लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मैंने बोला था, और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पीपल के संघर्ष के साथ, एक वॉर के साथ चेंज किया जाए, और एक क्लास लेस सोसाइटी को बिठाया जाए। ठीक है, और ये मेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है इंडिया में, सीपीआईएम। ठीक है, और ये चाहते हैं कि एक कुछ इनका एक कीवर्ड है कि न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाया जाए, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया क्लासलेस सोसाइटी ये चाहते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी क्या होता है कि ये तो कम्युनिज्म है, प्योर कम्युनिज्म, लेकिन कई बार सीपीआईएम का ये भी कहना है कि हम बस ये चाहते हैं कि जो लोगों का हक है वो उनको मिल जाए। बट ये तो कहने की बातें होती हैं, उनका जो आइडियोलॉजी है वो अलग ही है। ओके, चलो फिर आते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन में देखो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है। ओके, इतना कुछ डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा तो, बट मैं आपको ब्रीफ में फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट फेज़ जो है उसको नक्सलबारी फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्सलबारी फेज़। ऑल्दो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन ये फाउंडेशन डाल के चला गया था नक्सलिज्म का। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पॉलिटिक्स आइडेंटिफाई हो गई थी कैसे करनी है, और उसके बाद विलेज में हंगामा हुआ था। मैं बताऊंगा, एक इंसिडेंट हुआ था, तो उस इंसिडेंट के बाद वो नक्सल माना जाने लगा। ठीक है, तो मेनली बिहार में और वेस्ट बंगाल में था, लेकिन फिर भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, और क्योंकि चारू मजुमदार की डेथ भी हो गई थी। सेकेंड फेज जो था ये पोस्ट चारू मजुमदार फेज है, ये 1970 से 2000 तक चलता है। इसमें नक्सलिज्म पीक पे चला गया था, लेकिन काफ़ी फिर सरकार ने स्टेप्स लिए, उससे फिर थोड़ा कम हुआ। 2000 के बाद इसमें सीपीआईएम इसके ये कॉन्क्रिटाइज हुई। पहले क्या था, छोटे छोटे हिस्से थे, और बहुत सारे लोग, कोई आंध्र प्रदेश में कुछ है, बिहार में कोई अपना ऑपरेट कर रहा है, वेस्ट बंगाल में कोई अलग से कर रहा है, बिहार में कोई और कर रहा है। तो बाद में अभी जुड़ के सीपीआईएम हो गए हैं 2004 से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। ओके, तो जैसे एक ग्रुप था पीडब्ल्यूजी और एक एमसीसी। पीडब्ल्यूजी था अपना पीपल्स वॉर ग्रुप, फिर एमसीसी था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी जब बनी तो एक नेशनल लेवल पे इनको रिकग्निशन मिला, मतलब रिकग्निशन मतलब एज अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब देखो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे कि
हर एक इंसान को हक है कि उसका एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो। हर एक इंसान को हक है कि उसका एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो। लेकिन जब ये पॉलिटिकल ओपिनियन आप नर्चर करते हो और ये एक आइडियोलॉजी बन जाता है, मतलब ओपिनियन से आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हो, आइडियोलॉजी मतलब उसी तरीके से आपको सरकार चाहिए, उसी तरीके से डेमोक्रेसी कंडक्ट होनी चाहिए, तो फिर आप या तो लेफ्टिस्ट बन जाते हो, या राइटिस्ट बन जाते हो, या सेंट्रिस्ट बन जाते हो। इन तीनों में से कोई एक आइडियोलॉजी आप फॉलो करने लग जाते हो। फिर उसके बाद अगर आप इस आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने लगते हो, ठीक है, तो आप मतलब एकदम एक्सट्रीम हो जाते हो फिर उसमें कि नहीं यही सही है, यही फॉलो करो। अभी उससे एक स्टेज पहले क्या होती है, ठीक है आप लेफ्टिस्ट हो, लेकिन राइटिस्ट की भी अपनी जगह है, सेंटर की भी अपनी जगह है। लेकिन जब आप उसको एक्सट्रीम वे में जस्टिफाई करते हो तो आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो। और यही चीज के लिए अगर आप वायलेंस यूज करोगे तो आप वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो। ओके, तो ये है इसका एक पाथ। पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि कोई इंसान एक दिन में वायलेंट नहीं बनता, ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है, यही पॉइंट है कि आइडियोलॉजी, पहले तो एक वो आइडियोलॉजी बनाएगा, फिर उसके बाद उसमें रिजिड हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं ये तो बातों बातों से कुछ नहीं हो रहा, वायलेंस करेंगे, है ना, वायलेंस करेंगे, वायलेंस करेंगे। तो उसके बाद ये फिर क्या होता है कि फ्रिंज एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है, दुनिया के इंसान और सामाजिक तौर से फ्रिंज एलिमेंट बन जाते हैं। ओके, और या फिर एक्सट्रीमिस्ट पर्सन कहलाने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसे लोग, इंसान जो है ऐसे बनता है, नॉर्मल इंसान से एक्सट्रीमिस्ट। फिर भारत सरकार का ये कहना है कि कुछ लोग जो हैं वो वायलेंस के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी करना चाहते हैं, और वो लोग हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। ये देखो ऑफिशियल वर्ड है, फिर से बता रहा हूं। और मेन रीजन इनके पनपने का क्या है, मेन रीजन फेलियर या फिर इनके ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। स्टार्ट तो इसी से हुआ था, फिर बाद में अब ये क्या हो गया है, मैंने जैसे बाकी चीजें बताई, गवर्नेंस का भी इशू आ गया है। तो ये तो है ही, अभी भी लैंड रिफॉर्म्स जो थे काफी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो लैंड रिफॉर्म्स का इशू था, उस वजह से स्टार्ट हुआ। फिर लेकिन गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका भी इशू है, एंड जो हमने कल डिस्कस किया था इसीलिए डिस्कस किया ताकि वो चीजें दोबारा डिस्कस ना करनी पड़े, ठीक है। अब एक चीज वैसे आगे आएगा, बट मैं यहाँ बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाए शायद। नक्सलबारी जो इंसिडेंट था, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो पॉलिटिकल वायलेंस था। मतलब देखो 3 मार्च 1967 को काफ़ी सारे सीपीआईएम के मेंबर्स लाठी के साथ ज़मींदारों पे चले गए, क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि ज़मींदार ही सारा फ़ायदा उठा रहे थे, सारी पॉलिटिक्स सब कुछ मतलब उन्हीं के पास जा रहा था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, लैंड ओनरशिप का सबसे बड़ा इशू है कि जो बाकी लोग थे उनको लग रहा था कि अब तो इंडिपेंडेंस होगी, अब तो चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन नहीं हुई। तो वो ज़मींदार के पास गए नक्सलबारी विलेज में, बंगाल में, और उनको मार दिया। फिर वहां पे जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको भी जला दिया, और उसके बाद जमीन आपस में बांट ली। तो ये था नक्सलबारी इंसिडेंट। ये था कि पहली बार यहां पे इंडिया में पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, क्योंकि जो मेंबर थे पॉलिटिकल पार्टी के वो आर्म्ड रेबेलियन किए। तो इससे बहुत ज्यादा मतलब लोग शॉक हो गए थे। बट इसमें चारू मजुमदार फॉलो नहीं किए थे, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका कहना था, वो यहाँ पे फॉलो हुआ था। तो लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया था इसमें, और इस चीज को माओ जेडोंग ने अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने कहा था कि भारत में अब ये चीजें रेड रेवोल्यूशन लाएंगी। ये जो स्टेप है ये फाउंडेशन हो गया, इससे अब सड़क बनेगी किसकी, रेड रेवोल्यूशन की। रेड मतलब ब्लड शेड, वायलेंस, खून खराबा। और चारू मजुमदार वॉज ऑल्सो हैप्पी विद दिस, उनको लगा ठीक है, हाँ काम सही चल रहा है, चलेगा चलेगा, ऐसे ही जाना है, यही करना है। ओके, और इनका यही एक था कि ये एक टेम्पलेट है, नक्सलबारी इंसिडेंट जो है वो एक टेम्पलेट है, और सारे देश में इसको कॉपी करना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए सारे कंट्री में। ओके,
फिर इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि CPIM को गुस्सा आया कि देखो यार, हम तो ऐसा नहीं करते, ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो एक मीटिंग बुलाई थी। फिर मीटिंग में चारू को बोला, चारू मजुमदार को, कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आप ऐसा बोलो कि वायलेंस नहीं चलेगा। बट चारू बोले कि नहीं, हम अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे, यही मेरी आइडियोलॉजी है, वायलेंस तो रहेगा ही। तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। तो चारू ने और फॉलोअर्स ने CPIM क्विट कर दी और अपनी एक टेम्पररी एक पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी। ठीक है, और फिर इन्होंने सोचना शुरू किया कि अब नक्सलबारी पूरे देश में कैसे किया जाए। फिर इन्होंने एक अप्रोच बनाई कि आर्म्ड स्ट्रगल होगा, आर्म्ड स्ट्रगल होगा, ओके। फिर उसमें मतलब वायलेंस होगा नक्सलबारी जैसा। फिर उसके बाद प्रोपोगेंडा फैलाएंगे कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, ये मैं चारू मजुमदार की बात कर रहा हूँ, जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाना तो पड़ेगा ही ना। फिर उसके बाद डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, मतलब जो भी उनके दुश्मन है उसके खिलाफ, ऐसे। तो ये थी कहानी, ये था स्प्लिट। और ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, सॉरी, छोटे से इनके ब्रीफ में, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ लिखने का टाइम भी नहीं होता है और इतना आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए ताकि आप अप्रिशिएट कर पाओ कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है और अभी की जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। फिर इसका एवोल्यूशन देखते हैं। एवोल्यूशन देखो कुछ नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप बोलते थे इनको, मतलब छोटे छोटे ग्रुप अलग अलग स्टेट्स में आने लग गए थे। नक्सलाइट्स के काफ़ी सारे ग्रुप छोटे छोटे पार्ट्स में आने लग गए थे, छोटे छोटे ग्रुप में, भारत में 1980s में। जैसे आंध्र प्रदेश वाले जो थे वो CPI-ML बन गए थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ओके, मार्क्स और लेनिन। तो ये भी वी विल डिस्कस मार्क्स, ठीक है, लेनिन और हमारे माओ जेडोंग, ठीक है, ब्रीफली देखेंगे, ताकि जैसे मैंने आपको ये स्टोरी पीछे बताई वैसे ही ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो जो आंध्रा वाले थे वो CPI-ML बन गए थे, ओके, और बेसिकली पीपल्स वॉर ग्रुप बोलते हैं इनको, बोलते थे। फिर बिहार वाले, बिहार के जो नक्सलाइट थे उन्होंने अपना नाम रखा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। लेकिन ये ना कंसोलिडेट हो गए सारे 2004 में, जैसे मैंने आपको बताया। ऑलराइट, तो 2004 में, अरे हाँ, 2004 में CPI-M यहाँ पे फॉर्मिंग कर गई थी और ये सब उसमें आके मिल गए थे। तो ये था 1980 से 2004 का एवोल्यूशन। और अब इनके पास काफ़ी सारे राइफल्स हैं, AK सीरीज़ है, AK-47, इंसास राइफल्स हैं, और आजकल तो इनके साथ ये भी है कि रॉकेट लॉन्चर भी हो सकते हैं इनके साथ, मतलब ऐसा बिलीफ है कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। फिर और क्या है, इन्होंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स की डेथ हो रही है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। और हाँ, इसमें मैं एक आपको डिफरेंस बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा मेथड डिफरेंट है, वहाँ लैंड माइन्स यूज़ होती हैं, वहाँ पे लैंड माइन, यहाँ पे ऐसा ही बॉम्ब बनाते हैं, IED एक थोड़ा बॉम्ब बना के सड़क में घुसा देते हैं, गाड़ी ऊपर से जाती है, फट जाता है वो। नक्सलाइट क्या करते हैं, और हाँ, ये JNK में जो लैंड माइन है ये वायरलेस होती है, लेकिन जो नक्सलाइट हैं वो फिर भी अभी वायर्ड यूज़ करते हैं। और पता है इसका क्यों, क्या फ़ायदा है उनके लिए, माओइस्ट के लिए? ये डिफ्यूज़ नहीं होता इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि ये वायर रहता है, या तो आप वायर काटो और वो ढूंढना मुश्किल होता है। जो वायरलेस होता है उस पर आप वायरलेस जैमर लगा के चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो, अब इस टॉपिक के लिए ये पढ़ना है कि रीज़न क्या है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है क्यों बनी तो हमने देख लिया, लैंड रिफॉर्म की वजह से, वही अभी देखेंगे, और पनप क्यों रही है वो भी। तो ट्राइबल डिस्कंटेंट है, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति, वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। कैसे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मैंने कल डिस्कस किया था 1980 पे। वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है फॉरेस्ट में, वो जैसे पेड़ का एक बार्क होता है, ठीक है, BARK, वो भी काट नहीं सकते वो लोग। तो उससे क्या है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को अपने जीने के लिए ही कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। मैंने कल समझाया था, सॉरी बार बार कल बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ समझाया था। तो इसीलिए था कि वहाँ पे अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, वहाँ से आप रिलेट करो इस चीज़ को।
तो 1980 का जो एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये ट्राइबल्स के सारे हक छीन लेता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल पॉपुलेशन के जहाँ रहती है वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, माइनिंग एरियाज वहाँ पे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं वो अपने घर से उजाड़े जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, फिर उसके बाद माइनिंग प्रोजेक्ट्स है, तो इन सब से ये उजाड़ मतलब कि जो घर हैं वो ही उजाड़े जा रहे हैं सीधा। मैसिव डिस्प्लेसमेंट मतलब बहुत बड़े स्तर पर उनको अपने घर से हटाना। ऑलराइट, फिर उसके बाद पॉवर्टी तो मैंने बताया था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लैंड रिफॉर्म्स का इशू है, जो ज़मीन है वो बटी लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ज़मीन जो है ज़मींदार हड़प गए। फिर ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो बताया मैंने, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और लफड़ा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, उसके बाद उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हो रहा है, उनको ढंग से जहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है उनका। फिर और क्या रीज़न है, देखो गैप्स हैं हमारे जो सिस्टम है, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे देश का, उसमें गैप है। गवर्नमेंट क्या है, वो एक मेजर करती है कि कितने अटैक कम हुए, लेकिन उनको ये तो देखना चाहिए कि कितनी डेवलपमेंट हुई, वो कौन देखेगा। मतलब ये क्रिटिसिज्म है, ऐसा नहीं कि वो देखते नहीं है, अभी धीरे धीरे फिलॉसफी बदल रही है, उनके चीज़ें करने का तरीका बदल रहा है। तो लेकिन ये है कि अभी भी जैसे मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो फैक्ट्स में सरकार अपना पीठ ठोकने के लिए क्या कहती है कि नहीं नहीं अटैक तो कम हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस। ये तो सीधी सी बात है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, वो पुअर है, वो उतने लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे नक्सलिज्म को टक्कर देने के लिए चाहिए, सिंपल। उसके बाद जो ट्राइबल्स हैं वो इजी टारगेट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो डिस्प्लेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके पास अपने रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास कुछ कमाने के लिए नौकरियां नहीं है। तो माओइस्ट जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें हथियार देंगे, पैसा देंगे, गोलियां भी देंगे, आ जाओ हमारे पास। और वो अब क्या करेगा, जाएगा ही, राइट। हाँ, ये एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ इसका एक रीज़न ये है क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट नहीं है तो गांव गांव में जो दूर दराज के गांव हैं उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं आता है, तो सीआरपीएफ को भी कम्युनिकेशन में इशू आता है। तो इस चक्कर से इंटेलिजेंस हो नहीं पाती, मतलब ढंग से इंटेलिजेंस आप वो नहीं कर पाते कलेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि फॉलो अप नहीं है। फॉलो अप मतलब लोग काम तो कर देते हैं, उसके बाद पूछने नहीं जाते कि भैया क्या हाल है, स्कीम तो चला दी, कितनी करी अच्छे से, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे मैं थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव बोल दिया मैंने, बट ये क्या है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप आप समझते होंगे कि अगर आपने कुछ काम किया है उसके बाद दोबारा आप आके उसको देखते हो कि ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो पुलिस, अगर जैसे एग्जांपल मैं दूं कि अगर वो किसी एक रीजन के ऊपर सेफ्टी बना देते हैं, तो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात बनती नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कई बार प्रॉपर चीज़ें नहीं दे पाता वहाँ पे, प्रॉपर चीज़ जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा, फिर सिक्योरिटी। तो इस चक्कर में फॉलोअप है ही नहीं। पुलिस ने अगर मान लो कोई रीजन सेव कर दिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर पा रही है किसी रीजन से, इनएफिशिएंट है, सो गवर्नमेंट जो है लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और ये तो नॉर्मल चीज़ों की बात है, अगर क्राइसिस आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब तो और नहीं पहुंच पाएगी, फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ जो लोग हैं, इस रीजन में जो लोग रहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज में, वो लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही उठ गया उनका। तो ये रीजन कौन से हैं, पुअर ट्राइबल एरियाज। मैं आपको बताऊंगा, स्टेट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं अभी जनरल क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो। एकदम से मैं आपके ऊपर सारे फैक्ट और नंबर फेंकूंगा या नाम फेंकूंगा तो फिर ओवरवेलमिंग हो जाता है वो। तो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। मैंने इसको स्ट्रक्चर ऐसे किया है, धीरे धीरे आपके पास फैक्ट्स रिवील होंगे, फिलोसफीज रिवील होंगी और बेसिक क्लियर होंगे। और वैसे भी पहला है नक्सलिज्म पे ये चैप्टर, तो हमें काफ़ी चीज़ें पहले समझनी है जनरल तरीके से।
कंफ्यूजन है कि सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार है वो ध्यान दे या स्टेट की जो सरकार है वो ध्यान दे। वैसे आपको पता होगा, जैसे मैंने कल बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से पुलिस है ना, ये किसके अंडर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो बट हाँ, जब कहीं स्टेट से पार हो जाता है तो फिर वो केंद्रीय सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं नहीं, अब सरकार जो है, केंद्रीय सरकार हेल्प करेगी, हम अकेले क्या क्या करें। तो इस चक्कर में ये ब्लेम गेम चलता रहता है, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। तो अभी इसका करंट स्टेटस क्या है, क्या चल क्या रहा है देश में, क्या नंबर्स हैं, फैक्ट क्या है, कहां तक फैला है, वो देखते हैं। अब देखो, इसको मैं जूम करता हूं, एक सेकेंड। ये देखो, ये एक बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, और 3 तरीके में उनको डिवाइड किया है। सिवियरली अफेक्टेड, पार्शियली, ठीक है, फिर स्लाइटली। तो सिवियरली, पार्शियली या फिर मॉडरेटली, मार्जिनली या फिर स्लाइटली। तो देखो 13 स्टेट्स, ये 2017-18 का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ऑथेंटिकेटेड डेटा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो देखो, नेपाल से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, केरला तक। तो ये रेड कॉरिडोर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसमें मार्किंग हो नहीं रहा है, मार्किंग करता तो छोटा हो जाता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एक बार, छत्तीसगढ़, ओके, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर बिहार। अब इसको जूम करते हैं। तो ये सब जो स्टेट हैं, ये सिवियरली अफेक्टेड है, मतलब हाईली अफेक्टेड। जो रेड वाले हैं ना, छत्तीसगढ़ में तो बैंड ही बजी रहती है, देखो नीचे साइड, उड़ीसा, फिर झारखंड और बिहार। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है पार्शियली अफेक्टेड या फिर मॉडरेटली अफेक्टेड। ये वाले स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर अपना आंध्रा और तेलंगाना। उसके बाद जो स्लाइटली मार्जिनली अफेक्टेड हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बहुत कम है उसमें, देख रहे होगे, वो मध्य प्रदेश, केरला। तो ये सब बहुत कम अफेक्टेड हैं, ठीक है। ये मैं स्टेट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो फोटोज हैं ये हैं रीजन के हिसाब से, छोटे छोटे पॉकेट्स जो है ना, एक स्टेट में ही कई सारे पॉकेट्स हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देख लो, रेड एरिया भी है, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है। तो ये एरिया के हिसाब से मैं आपको स्टेट वाइज बता रहा हूँ, ऑलराइट। और जो रेड वाले हैं, देखो दंड करने जो रीजन है, मैंने कल बताया था आपको, डायग्राम दिखाया था, ये उस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, रेड एरिया वाले, हाईली अफेक्टेड, क्योंकि जंगल रीजन है वो। समझ में आया? तो ये मैप है, आई थिंक इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो देखो, छत्तीसगढ़ में ये सबसे टारगेट एरिया है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, ये वाला एरिया, ठीक है, माओइस्ट हर्टलैंड, यहाँ पे इनकी जान है। अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो पहले तो देखो, ये ऑफिशियल डेटा है, पीआईबी द्वारा पब्लिश 2019 का, कि 90 डिस्ट्रिक्ट्स इन 11 स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ये आई थिंक 2018 का डेटा है शायद, इसलिए ये 13 स्टेट्स बता रहा है। तो ऑफिशियल डेटा हिसाब से, इसके बाद मैं गवर्नमेंट रिपोर्ट का भी डेटा बताऊंगा आपको। तो 90 डिस्ट्रिक्ट्स इन 11 स्टेट्स, स्टेट वाइड लिस्ट थी, वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, 11 स्टेट्स हैं, ऑफिशियल डेटा है। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, LW बोलूंगा मैं आगे से, तो इससे जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा मिनरल में रिच है, मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इनको, हमारे पास देखो कोई रास्ता नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए, ये एरियाज़ में हमें जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन उन लोगों को साथ में लेके चलोगे, लोगों की डेवलपमेंट करोगे, उनका विकास करोगे, तो लोगों को भरोसा आएगा। तो इसीलिए सरकार भी इस पर बहुत मोटिवेटेड है काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है मिनरल तो चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने के लिए। और एक और बात है कि 75% जो बिजली प्रोड्यूस होती है भारत में, वो कोल वाले कोयले के पावर प्लांट से होती है। और
LWE के जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना उसमें से 85% कोल आता है भारत का। फिर इस एरिया में और भी है, कॉपर, निकल, बॉक्साइट, मैंगनीज, आयरन, ये सब भी मिलता है। तो ये सब जो मिनरल रिच जो एरियाज हैं उसमें जब LWE रहता है तो इससे कोई भी एक महत्वपूर्ण या मेजर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, आके माइनिंग का डेवलपमेंट होता ही नहीं है। तो जो नक्सलवाद हैं वो लोग या तो डेवलपमेंट को रोक देते हैं या फिर इन कंपनियों से पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं उनको। तो ये देखा जाए तो डेवलपमेंट के भी खिलाफ है ये, अब इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि डेवलपमेंट के भी खिलाफ है। इनको अपने तरीके से डेवलपमेंट चाहिए, जो सरकार करके दे रही है वो भी उसको तोड़ते हैं। तो ये एक तरीके से हिपोक्रिट हो गए हैं, मतलब एक तरीके से पाखंडी। नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा पे आते हैं। देखो ये किस पे है, नंबर ऑफ LWE कार्डर्स सरेंडर्ड इन द कंट्री। तो 2010 से लेके 2016 तक का डेटा है, बढ़ता ही गया है, काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पे अभी देखो CRPF का ये डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनकी वेबसाइट से। तो कितने मिलिटेंट सरेंडर किए 2018 से 2019, 127। कितने मारे गए 306, कितने पकड़े गए 2016। तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अमाउंट है। लेकिन देखो सरेंडर भी काम कर रहा है, मतलब देखो ये 3 तरीके हैं, मारना, पकड़ना या फिर उनको सरेंडर करवाना। तो ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। फिर से आते हैं, एक और डेटा देखते हैं कि देखो ओवरऑल वायलेंट इंसिडेंट्स जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है बंदूक यूज़ करके, वो घट गए हैं 2013 से लेके 2018 तक। और जो जोग्राफिकल स्प्रेड है, मतलब जहाँ जहाँ ये फैला हुआ है वो भी कम हो गया है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम पुलिस स्टेशंस, 251 पुलिस स्टेशंस इन 60 डिस्ट्रिक्ट्स कंपेयर टू 330 पुलिस स्टेशंस इन 76 डिस्ट्रिक्ट 2013 में। और ये 2018 का डेटा है। तो देखो 16 डिस्ट्रिक्ट कम हो गए हैं और 2 स्टेट। तो अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस आप देखोगे 2010 से 2017 तक, तो ये लोग CPIM से, मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि CPIM से इनका कोऑर्डिनेशन बढ़ता जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ना कि CPIM, माओइस्ट और भी लोगों से अपना जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके साथ देना चाहती हैं उनके साथ मिल रहे हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसने हमारे ऊपर हमला किया है, मतलब हमारे लोगों को मारा है। अब ये होता ही है, अगर आप देखो एकदम माओइस्ट लोगों से लड़ोगे जाके तो इनोसेंट विलेजर्स भी मरते हैं यार, इनोसेंट ट्राइबल्स भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। तो ये लोग पता है क्या करते हैं माओइस्ट, ये बोलते हैं कि देखो एग्जांपल दूं मैं अगर, तो नियामगारी हिल्स, ये लोग ऐसे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इसको फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। विल रीड अबाउट दिस, पढ़ेंगे इसके बारे में, बट मैं अभी सिर्फ एक कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, नियामगारी सुरक्षा समिति बनाई इन्होंने और नियामगारी हिल्स में एजिटेशन करी। फिर झारखंड विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन, नाम जाने दो। तो CPI माओइस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटा नागपुर और संथल परगना, जो परगना था, टेनेंसी एक्ट्स जो हैं उसके खिलाफ ये वो कर रहे हैं एजिटेशन। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है तो हम उनके साथ पॉलिटिकली लड़ेंगे। तो ये ट्रेंड है, बढ़ता जा रहा है। इसमें से आपको जो लिखना हो आप लिखिए, लेकिन मैं ये कहूँगा, ये तो एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा था बस, बट जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर ये PPT तो है ही, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब आते हैं रेड कॉरिडोर पे। ये एक टर्म है, इसको समझना ज़रूरी है। तो रेड कॉरिडोर क्या है, ये एक एरिया है जो केंद्रीय सरकार ने बोल रखा है कि यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट विंग LWE जो मूवमेंट है ये क्या चाहती है कि देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये चाहती है कि पीपल्स रेवोल्यूशनरी स्टेट बने। ये अपना एक राज्य बनाना चाहते हैं, या फिर एक स्टेट, मतलब एक स्टेट इज़ अ बिगर कंसेप्ट देन गवर्नमेंट। तो ये चाहते हैं कि अपना एक स्टेट बनाए जिसमें जो एक रेड कॉरिडोर में होगा, ठीक है। और ये रेड कॉरिडोर क्या है, एक अल्टरनेटिव स्टेट स्ट्रक्चर है इंडिया में,
मतलब जो भारत का संविधान है उसको फॉलो नहीं करेगा, इनका अपना संविधान होगा। जैसे मैंने आपको बताया था चारू मजूमदार के 8 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये उनको फॉलो करते हैं। और ये कहाँ से आता है कॉरिडोर? नेपाल बॉर्डर से सेंट्रल इंडिया कर्नाटका तक साउथ में जाता है। और ये कैसे करेंगे? आर्म्ड स्ट्रगल। मैंने आपको बताया ना इनको लड़ना है, तो ये इनका प्राइम टूल है आर्म्ड स्ट्रगल। गोली मारेंगे बस, ये इनको गोली मारनी है। देखो अगेन मैं सिर्फ फैक्ट में डील कर रहा हूँ, मैं किसी को सही गलत कुछ नहीं बोलूँगा, ना सरकार गलत ना माओइस्ट गलत। हमें इनको न्यूट्रल वे में पढ़ना है, हमें ये देखना है कि माओइस्ट क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनके तरीके क्या हैं। सरकार का भी यही समझेंगे, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है और वो किस तरीके से कर रही है। बस सही गलत मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी उतनी औकात नहीं है टू बी फ्रैंक, है ना। आप लोगों से मैं क्या झूठ बोलूँ। तो पॉइंट यही है कि, और ऊपर से हमें सिर्फ इसको समझना है, सही गलत आइडियोलॉजी है, उनको जो फॉलो करना है वो कर रहे हैं, हमें भी। बट एक चीज़ ये होती है कि मेन स्ट्रीम में लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ही अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, विन विन सिचुएशन। और माइनॉरिटी कोई ना कोई तो होगा। माइनॉरिटी मतलब अगर मान लो आप 100 लोग हैं, 100 माओइस्ट हैं, या फिर आप कह सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अरे इतने माओइस्ट लोग हैं, उसमें से इतने लोगों को डेवलप करोगे तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, चाहे इतने ना आए। और ये हमेशा होता है ना। सरकार में भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट पे नहीं, उनको आप बंदूक ही चलाओ उन पे भी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हर जगह परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। 70 से 80% परफेक्शन आ गई, बहुत सी बात है। 100% पे तो एम ही मत करो, क्योंकि फिर क्या होता है, धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा दूसरे माओवादियों पे और फिर वो भी अपने आप आ जाएंगे। जैसे सरेंडर पे अभी सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको समझ में आया कि वायलेंस इज नॉट दी वे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, गलतियां सब करते हैं, कोई सही गलत मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप भी मत बोलिएगा। आप फैक्ट में डील कीजिए, बिकॉज यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। फैक्ट में डील कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कोई कुछ कर रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उससे आगे इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर्सपेक्टिव के साथ, अगेन जैसा मैं बोलता हूँ पर्सपेक्टिव, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कैसे करेंगे और क्या है वो मैंने बताया। ये अपना ही एक स्टेट बनाना चाहते हैं रेड कॉरिडोर में। रेड कॉरिडोर एक रीजन है इंडिया का, उन स्टेट्स को मिला के ये एक अपना गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, देखो नक्सल लीडर जो हैं ये लोगों के, मैंने जैसे कल बताया था, जल, जंगल और ज़मीन, इस पे फोकस करते हैं। मतलब सरकार के स्टेप्स की वजह से, सरकार जो कदम उठाती है डेवलपमेंट के लिए या माइनिंग के लिए, उसकी वजह से लोगों का वन में रहना बंद हो रहा है, उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है फ्री का। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये इनसे वंचित हो जाते हैं तो नक्सल लीडर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ट्राइबल्स को बोलते हैं चलो हम आपको दिलाएंगे, ये तो तुम्हारी ज़मीन ले गए, ये तो तुम्हारा घर ले गए, सरकार तुम्हारा घर ले गई, तुम्हारा विकास ले गई। और विकास तो वैसे उनको अलग ही है, उनसे विकास से तो वैसे भी अलग है, लेकिन वो खुश जो अपना अकेले खुशी से जी रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो नक्सल लीडर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो ये है रेड कॉरिडोर, ये चीज़ जो है ये है रेड कॉरिडोर। तो ये चाहते हैं कि इस रीजन में इनका राज रहे, ये अपनी ही सरकार चलाएं, अपनी तरीके से सब कुछ करें। और ये केंद्रीय सरकार इसको करती है नोटिफाई। पिछले लास्ट टाइम 2018 में इन्होंने चेंज किया था इसको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो देखो रेड कॉरिडोर एक लगातार एक कंटिन्यूअस मतलब कोई ब्रेक नहीं है उसमें, लगातार वहाँ से आता है, कहाँ से, नेपाल से, ऑलराइट, और नीचे 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 आता है तमिलनाडु तक। बस उड़ीसा में थोड़ा सा गैप है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट है। देखो ओडिशा गैप बोलते हैं इसको, तो रेड कॉरिडोर में गैप है ओडिशा गैप। वो क्यों है? डेवलपमेंट की वजह से, ऑलराइट। लेकिन अभी देखो क्या होता है, वायलेंस से ही हम ये नहीं कह सकते कि माओइस्ट फैल रहे हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, लोगों के विचार चेंज करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो माओइस्ट वायलेंस तो फैला ही रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हैं देश के उसमें वायलेंस कर रहे हैं, वो जाके हमला कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों की आइडियोलॉजी, उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उनका विचार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनको रेडिकलाइज करना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या करा है कि वो नए नए रीजन्स में जा रहे हैं। जैसे गोंड ट्राइब्स जो हैं,
उनके एरिया में जाके वो चीज़ें फैला रहे हैं, माओइज्म फैला रहे हैं। भील ट्राइब जो है, इनके जो एरियाज है भील और गोंड ट्राइब्स के, उस एरिया में जाके ये लोग फैला रहे हैं, जो कि कहा जाता है गोल्डन कॉरिडोर बोलते हैं उसको। गोल्डन कॉरिडोर, पुणे टू अहमदाबाद का रीजन है, गोल्डन कॉरिडोर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे दलित्स भी हैं और बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी हैं, और इनको भी थोड़ा सा कंप्लेंट्स है स्टेट से कि आपने डेवलपमेंट ठीक से नहीं करी एट्सेट्रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से ही नक्सल्स यहाँ पे जा रहे हैं और इवन केरला में भी पहुँच गए हैं। तो रेड कॉरिडोर ये चीज़ है, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018 में ये रीजन को थोड़ा रीडिफाइन किया था। सिर्फ फैक्ट है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। 44 डिस्ट्रिक्ट निकाल दिए थे, 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए थे, और उसके बाद ये कि 90% वायलेंस जो है वो सिर्फ 30 सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही होता है। सबसे ज़्यादा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हमले होते हैं वो 30 डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, 90%। ठीक है, तो देखो 44 बाहर निकाल दिए, 8 और ऐड कर दिए इन्होंने, और कहाँ पे किए हैं, इन रीजन्स में। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये रेड कॉरिडोर है। रेड कॉरिडोर मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे वो अफेक्ट हो रहा है, और ये जो नक्सलाइट्स हैं ये चाहते हैं कि हम इस रेड कॉरिडोर में बेसिकली जो भी एरिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड है, प्रभावित है, वो एक क्या हो जाएगा, रेड कॉरिडोर, पार्ट ऑफ रेड कॉरिडोर। और ये लोग चाहते हैं कि रेड कॉरिडोर में हमारी ही सरकार रहे। ऑलराइट, चलो चलिए, आई होप रेड कॉरिडोर समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड पे, कि मतलब ये जो मान्यताएं हैं इनकी, ये माओ क्या बोले थे, इन्होंने क्या किया था, लेनिन क्या थे, ठीक है, मार्क्स क्या बोल के गए थे, ब्रीफली देखेंगे। और जो इंडिया में माओवादी हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ये क्या सोचते हैं। तो देखो, आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि कई सारे वायलेंस होते हैं, है ना, बहुत सारा वायलेंस है हिस्ट्री में, और ये कई बार बहुत ज़्यादा रूलिंग एलिट के खिलाफ होता है। रूलिंग एलिट उनके खिलाफ होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो एलिट होते हैं, जैसे राजा महाराजा, जैसे ज़मींदार, इनके खिलाफ अटैक होते हैं, और कौन करता है, पेजेंट क्लास। और ये मोटिवेटेड किससे होता है पता है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से। तो ये जो आइडियोलॉजी है लेफ्टिस्ट, ये वायलेंट जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो वायलेंस है रूलिंग एलीट के अगेंस्ट पेजेंट्स के द्वारा, ये कहाँ से आता है, आइडियोलॉजी आती है लेफ्टिस्ट। और ये दी थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, या इंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स या फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने। और इसको बोलते हैं कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म। जो ये मार्क्स प्लस एंगल्स ने जो दी थी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म। तो आगे बढ़ने से पहले मार्क्स ने क्या बोला था वो ब्रीफली देख लेते हैं। इन्होंने बोला था कि सोसाइटी एक रेवोल्यूशन देखेगी, या सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आएगा, जिससे एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी, जिससे एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी। कैसे आएगी, रेवोल्यूशन से, ठीक है। और उसमें जो कैपिटलिज्म होगा वो सिर्फ जितना रिक्वायर्ड होगा उतना चलेगा, ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म डोमिनेट करेगा, और ये एक डेवलप्ड सोसाइटी होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कैपिटल का रोल कम क्यों है कैपिटलिज्म का, क्योंकि कैपिटलिज्म में वर्कर जो है एक्सप्लॉइट होता है। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, पेजेंट है जो हमला करता है, लेकिन वही वर्कर ही है वो, ठीक है, वर्किंग क्लास। तो ये मार्क्स का कहना था कि जो वर्कर्स होंगे वो जुटेंगे एक साथ, यूनाइट होंगे, और एक रेवोल्यूशन आएगा। उस रेवोल्यूशन को बोलेंगे, यहाँ पे रेवोल्यूशन लिख देता हूँ, इस रेवोल्यूशन को बोलेंगे क्लास रेवोल्यूशन। क्लास रेवोल्यूशन मतलब, क्लास मतलब जो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, एलीट हैं, वो हायर क्लास,
जो पुअर हैं वो लोअर क्लास। इससे क्या होगा, सोसाइटी की नेचर ही बदल जाएगी, नेचर विल चेंज। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मार्क्स ने सिर्फ थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था, ये सिर्फ एक थ्योरी है। और क्रिटिक्स जो है इनके मार्क्स के बोलते हैं भाई तुमने थ्योरी दे दी, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है, तुम कहाँ से ला रहे हो ये सब। तो अब क्या हुआ, जो लेनिन थे, ये तो मार्क्स की थ्योरी हो गई। अब जो लेनिन थे उन्होंने ये थ्योरी अप्लाई करी कहाँ, रशिया में, रूस में, रशिया में। रशिया क्या था, एक फ्यूडल सोसाइटी था, ठीक है, अंडर डेवलप्ड था, विकास उतना वहां था नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब हमें रेवोल्यूशन चाहिए। लेनिन ने कहा कि अब तो भाई रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग करा था मार्क्स से, थोड़ा सा अलग, थ्योरी थोड़ी चेंज करी थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट आइडियाज इन्होंने यही फॉलो किए थे। और इन्होंने क्या कहा था कि चेंज, चलो मैं बता देता हूँ, चेंज ये कहा था कि अर्बन लोग भी रहेंगे इसमें, ठीक है। और ये इन्होंने दूसरी चीज ये भी कही थी कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, लेकिन मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। तो ये आइडिया इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में लगाया। 1917 आपको पता होगा रशियन रेवोल्यूशन का ईयर है। बहुत अच्छा काम किया, ओके, काफ़ी हद तक काम किया, लेकिन बाद में ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं रहा। बट हाँ, रशिया जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, जो मार्क्स चाहते थे। ऊपर अगर आप देखोगे तो वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई थी, और सुपर पावर भी बन गई थी काफ़ी छोटे टाइम में, ठीक है। तो मार्क्स और लेनिन का थॉट थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिक फंडा सेम था। फिर आते हैं माओ पे, माओ जेडोंग। अब इन्होंने भी मार्क्स का जो आइडिया है, मार्क्सिज्म का जो आइडिया है, वो अप्लाई किया था। और इन्होंने भी यही बोला था कि रेवोल्यूशन होगा, और आफ्टर रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी, जैसा मार्क्स ने कहा। और इन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन कौन लाएगा, वही वर्कर, पुअर पीपल, फार्मर। फिर यहाँ पे जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, यहाँ पे चाइनीज रेवोल्यूशन भी हुआ था। और फिर चाइनीज का जब रेवोल्यूशन हुआ, फिर से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो दोनों का, तीनों का काम सेम था। मार्क्स ने भी बोला इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी, तो लेनिन रेवोल्यूशन लाया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई रशिया में। माओ लेके आए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई चाइना में। तो इन दोनों ने प्रूफ दिया कि हाँ यहाँ तक तो भैया मार्क्स की थ्योरी काम करती है। तो ये यहाँ तक जो इन्होंने काम किए ना, स्टेप्स लिए लेनिन ने और माओ ने, इसको बोलते हैं कि माओ और लेनिनिस्ट थ्योरी, समझे। तो ये है। अब भारत में क्या हुआ कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो चाहते हैं सेम चीज करना जो माओ ने किया और लेनिन ने किया। तो इसलिए इनको माओइस्ट बोला जाता है या लेनिनिस्ट बोला जाता है, क्योंकि एक सीपीआई माओइस्ट लेनिनिस्ट भी है या थी, ओके। नहीं, आई थिंक मुझे याद आ रहा है उन्होंने कुछ तो इलेक्शन लड़े थे, हाँ तो ठीक है, सीपीआई एमएल थी, ओके, इट्स देयर। इन्होंने एक इलेक्शन लड़े हैं, और हाँ ये यस यस यस, तो इन्होंने इलेक्शन लड़े थे 2020 में भी, आई थिंक झारखंड या बिहार में, मोस्ट प्रॉब्ली बिहार में, कुछ तो न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। तो यस, सीपीआई एमएल इज़ देयर, और ये इलेक्शन लड़े थे इन्होंने, और कहीं तो स्टेट असेंबली में इन्होंने अपने बंदे भी भेजे हैं, ठीक है। ओके, सो देखो इंडिया में जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे मैंने बोला, वो माओ और लेनिन का फॉलो कर रहे हैं स्टेप्स, और उनको इसलिए माओइस्ट लेनिनिस्ट या फिर नेक्सलाइट बोला जाता है। लेकिन हाँ, अगेन दिस इज नॉट एन ऑफिशियल वर्ड। ऑफिशियल वर्ड क्या है, LWE, समझे, ये है, ठीक है। तो देखो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म सपोर्ट किया था किसने, लेनिन ने और माओ ने, ये भी आपको पता चल गया है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, जो एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस हैं, जो अभी चीज़ें चल रही हैं समाज में, और जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस जो है, ये सब एलिटिस्ट लोगों का है। और ये मतलब एलिटिस्ट है तो मतलब वो एक्सप्लॉइट ही करेगा। तो बाय नेचर ये जो सिस्टम है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, और सिर्फ एक रेवोल्यूशन ला के ही चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसलिए ये रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, ये सोचते हैं कि स्लो चेंज या फिर धीरे धीरे जो चेंज ला सकते हो वो तो आने नहीं वाला, कभी नहीं आने वाला। तो मार्क्सिज्म बोलते हैं कैपिटलिस्ट को रिमूव कर दो वायलेंट क्लास स्ट्रगल के साथ, ओके, ये सब मैंने आपको अभी समझा दिया। तो माओइस्ट आइडियोलॉजी में वायलेंस का बहुत रोल है, और उन्होंने कहा कि गन तो आपको उठानी ही पड़ेगी, बंदूक आपको उठानी पड़ेगी। तो मिर्ज़ापुर
मिर्ज़ापुर याद आता है जो टीवी सीरीज़ है। तो इन्होंने बोला कि माओइस्ट जो हैं ये मानते हैं कि वायलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर इनका जो राजनीतिक तरीका है उसमें स्ट्रगल है, रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन है, ठीक है। और इसमें मिलिट्री जो इनका तरीका है, देखो पॉलिटिकल, इसको डिवाइड करते हैं। पॉलिटिकल जो ओरिएंटेशन है ये कहते हैं कि रेवोल्यूशन आएगा और बहुत सारे लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल स्टैंड अगेंस्ट जी रिच एंड एलिट। उसके बाद मिलिट्री इनका जो तरीका है वो गुरिल्ला वॉर का है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर लोगों का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है लोअर सोसाइटी को लेके, मतलब लोअर सोसाइटी में जो स्पेशली है उनको लेकर चीज़ें चेंज करनी है, नहीं तो जो एलीट हैं वो हमेशा एलीट ही रहेंगे। तो यहाँ देखो जैसे मैंने आपको बताया कि गन, यहाँ तो वायलेंस होगा ही होगा, माओ के हिसाब से वायलेंस होगा ही होगा। तो माओ ने कहा पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, पॉलिटिकल पावर बंदूक की नली से आती है। ओके, लेकिन अब भारत के ऊपर आते हैं। बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया भारत में भी वही चीज़ फॉलो हो रही है, लेकिन मैं आपको एक क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि देखो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं JNK नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है उसमें वो अलग होना चाहते हैं भारत से, लेकिन नक्सलाइट नहीं ये चाहते। नक्सलाइट भारत का जो यूनियन है उससे अलग नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि अपना राज रहे बस। वो जो मैंने आपको रेड कॉरिडोर दिखाया था, वो रेड कॉरिडोर में ऐसा नहीं है कि वो अलग ही अपना बना ले काट के, नहीं, और चाहे रहे इंडिया में लेकिन वो राज उनका रहेगा वहाँ पे, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे। वो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि ये लोग अपना अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं। वो जो स्टेट है वो अलग चीज़ होती है, वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अपना स्टेट ये वो वाला स्टेट नहीं है कि जो गुजरात झारखंड वाला है। इस स्टेट के अंदर 3-4 पार्ट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल कंसेप्ट है। जैसे उनके पास एक अपनी सरकार होती है, लैंग्वेज होती है, टेरिटरी होती है, सॉवरनिटी होती है। तो स्टेट एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो चाहते हैं अपना गवर्नमेंट बनाना, अपनी टेरिटरी बनाना। उनको भारत के अंदर ही अगर कहा जाए एक तरीके से एक वो चाहिए, अपनी गवर्नमेंट, पीपल्स गवर्नमेंट चाहिए। और ये जो पावर वो कैप्चर करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, कैसे छीनेंगे? वायलेंस के थ्रू, आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू, आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू। ऐसा नहीं इलेक्शन लड़के, वायलेंस के साथ। अब इंडिया में देखो क्या होता है। इंडिया में देखो नक्सलिज्म ओरिजिनेट हुआ था 19 ऐसे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये डेवलपमेंट है, बट हाँ मैंने 1967 में बताया था, वो स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो बट वहाँ से शुरुआत हुई है। बट जो थॉट है ना, ऐसे जो मतलब ये था पॉलिटिकल चीज़ एक तरीके से कि हाँ पार्टी बनी या वगैरह वगैरह, लेकिन जो ये थॉट है, जो विचार है ना, ये रिच से लड़ाई करना है ना, अपने स्टेट बनाना, अपने कम्युनिस्ट विचारों को आगे ले आना, ये तो बहुत पहले से आ रहा है। और ये चारू मजूमदार जो थे ये माओ जेडोंग से, जो चाइना के थे, उससे इंस्पायर हुए थे। और चारू ने बोला था कि जो भारत में पेजेंट्स हैं या लोअर क्लास ट्राइबल जो हैं, लोअर क्लास ट्राइबल्स, इनको सरकार को हटा देना चाहिए, थ्रो कर देना चाहिए, ओवरथ्रो कर देना चाहिए। और अपर क्लास को तो और भी हमले से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिम्मेदार हैं हमारी तकलीफ़ों के। हमारी तकलीफ मतलब जो माओवादी जो आइडियोलॉजी मानते हैं उनके लिए। तो इस चक्कर में जो काफ़ी सारे विचार जो हैं इसके बहुत, कैसे बोल सकते हैं, इमोशनल होते हैं वो। तो इस चक्कर में काफ़ी सारे अर्बन जो लोग हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़े लिखे, ये मैंने कल बताया था। और ये चारू की राइटिंग से ही, चारू मजूमदार जो हैं उनके हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, 8, उसी को फॉलो करते हैं ये आइडियोलॉजी की। जो नक्सलाइट आइडियोलॉजी है, नक्सलाइट का जो विचार हैं सारे, वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो के सान्याल जो थे वो भी कम्युनिस्ट में बिलीव करते थे। चारू मजूमदार मैंने बताया आपको, अर्बन एलीट के बारे में बात हो गई है ना। तो देखो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये होता है, लेफ्ट वर्सेस राइट। लेफ्ट में एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में कम्युनिस्ट है,
थोड़े से लिबरल लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में कांग्रेस है, कांग्रेस बीजेपी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, और एकदम राइट हो जाते हैं तो फैसिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है अपने इंडिया में, कैसे कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तो एक शब्द की बात हुई थी, माओ इस चीज़ में बिलीव करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है। ये ऐसा वॉरफेयर है जो नॉर्मल आर्मी नहीं करती है। इसमें नॉर्मल इंसान जो है, आम आदमी, वो इन्वॉल्व रहता है। इसलिए इसमें ना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन हमला कर रहा है आप पे, क्योंकि नॉर्मल सिविलियन ड्रेस में लोग आपके ऊपर अटैक कर देंगे, कभी भी बंदूक छुपा रखी होगी अपने पास। नहीं तो आप यूजुअली आर्मी वाले को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ड्रेस से करते हो ना, है ना। वो जम्मू कश्मीर में अगर आपने फ़ोटोज़ देखी हैं, वो जो वहाँ पे बटालियंस रहती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो ना, वर्दी है। सिविलियन रहते हैं इसमें, उनको ट्रेनिंग दी जाती है जैसे जंगलों में अलग जगह पे, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर है। और ये इसमें ना छोटे छोटे अटैक होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी 500 की बटालियन होगी, नहीं, 15-20 लोग होंगे, एक यूनिट होगी, जाएगी अटैक करके आएगी। ठीक है, और ये क्या इनका एम होता है, जो अभी गवर्नमेंट है उसको गिराना। ठीक है, चलो, या फिर हाँ कोई बड़ी मिलिट्री है उसके खिलाफ लड़ना, ऐसे वैसे। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये चे गुवारा जो थे क्यूबा के, चे गुवारा, वो भी ये फॉलो करते थे, और बहुत जगह होता है, ये श्रीलंका में भी होता था। ठीक है, जो सिविल वॉर हुई थी। तो इंडिया में अगर मैं आपको एक छोटा सा फन फैक्ट बताऊं, शेर शाह सूरी, इन्होंने भारत में पहली बार गुरिल्ला टैक्टिक्स चलाए थे। गुरिल्ला वॉरफेयर जो होता है, इसका मतलब होता है छोटी लड़ाई, लिटिल वॉर। ऑलराइट, चलो, तो ये लास्ट कोट, उसके बाद ये लेक्चर का लास्ट कोट है, इसके बाद लेक्चर ख़त्म है। तो देखो, वर्जीनिया वुल्फ बहुत फेमस राइटर थी, इन्होंने बोला कि आप शांति नहीं ढूंढ सकते अगर आप ज़िंदगी अवॉइड करोगे। मतलब क्या है कि इसका अगर आप माओइस्ट उसमें लिखो तो बोल सकते हो कि आप लोगों को मारिए मत, लोगों को साथ लेकर चलिए, ज़िंदगी को ऐसे छोटा मत गिनिए, है ना, अवॉइड मत करो लाइफ को, उसको साथ लेके चलो। और लेकिन इसका एक फिलोसॉफिकल मीनिंग भी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ढूंढिए, घर पे मत बैठे रहो, बाहर निकलो, लोगों से मिलो। ये हमारी लाइफ पे भी अप्लाई करता है, यूपीएससी के, है ना। तो ये चीज़ें हैं, यू कैनॉट फाइंड पीस बाय अवॉइडिंग लाइफ, ज़िंदगी जियो, अपनी जिम्मेदारियाँ लो। वैसे ही चीज़ ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको पीस ढूंढना है LWE एरियाज़ में से, तो वहाँ पे जाके लोगों की जानों का ख्याल रखा जाए। इसलिए तो प्रधानमंत्री ने कहा ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो आप माओइस्ट हैं, आप उस एरिया में जाइए ना जहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, आपको पता चलेगा क्या होता है। तो ये है हृदय परिवर्तन लाने की कोशिश। चलो, तो लेक्चर इज ओवर, एक फटाफट रिव्यू देख लेते हैं। पहले तो हमने पर्सपेक्टिव देखा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, आप इन चारों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, है ना। करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यूज़ करोगे तो इफेक्ट आएगा, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने अलग अलग टर्म्स के बारे में समझा, नक्सलवाद कौन है, क्या है, कहाँ से आए, उनको मोटिवेट किसने किया, और उनके लीडर्स कौन से थे। ठीक है, ओरिजिन क्या है, उनका जो स्प्लिट हुआ था वहाँ से ओरिजिन है, CPIM क्या है, एवोल्यूशन क्या है। ब्रीफ में समझने की ज़रूरत है इसको, सीरियसली बता रहा हूँ, इसको इतना कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आ भी गया तो 150 मार्क्स का 250 मार्क्स का आएगा, उसमें एक चीज़ नहीं पूछेंगे वो कि बस एवोल्यूशन बताओ, वो ये भी पूछेंगे कि अभी तक क्यों चल रहा है। तो इसको आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो। क्या समझना है, 3 फेज थे, पहला नक्सलवारी, दूसरा पोस्ट चारू मजुमदार फेज, तीसरा इमरजेंस ऑफ CPI। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें आप देख लो जो मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया कि स्टेजेस क्या होती हैं, इंसान एक दिन में चेंज नहीं होता है। फिर मैंने आपको उस कहानी बताई जो वहाँ स्प्लिट हुआ था। एवोल्यूशन देखा हमने, छोटे छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप बने थे, और इन दी एंड CPIM बन गई थी 2004 में। फिर उनका करंट स्टेटस क्या है, क्या क्या हथियार हैं, फिर रीज़न क्या है, लोग खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, काफ़ी सारे गवर्नेंस गैप्स हैं, फिर कन्फ्यूजन भी है कि कौन क्या करेगा, स्टेटस क्या है, फैक्ट्स क्या देखे हमने, देखे कौन से रीजन में है। ओके, फिर फैक्ट्स देखा, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से कम हो रहा है। रेड कॉरिडोर का मीनिंग क्या है, ये भी एक कीवर्ड है, ये मैंने आपको बताया। ये देखो, हाँ, ये भारत को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे बस इनका अपना चलता रहे गवर्नमेंट।
फिर ओडिशा गैप, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018 में इसकी डेफिनेशन चेंज करी थोड़ी, मतलब डेफिनेशन मतलब कि कम ज़्यादा किया डिस्ट्रिक्ट्स। फिर हमने देखा कि कम्युनिज्म क्या है ब्रीफ में। देखो डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए लिखने लायक, 2-4 लाइन लिखोगे कम्युनिज्म पे। कम्युनिज्म क्या है, उनका एम क्या था, लेनिन ने क्या किया, माओ ने क्या किया। फिर माओइज्म को थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा क्योंकि माओवादी उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में चारू मजुमदार और के सान्याल, इनकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है सब कुछ, सबसे ज़्यादा चारू मजुमदार। फिर आते हैं लेफ्ट राइट को हमने देखा, फिर हमने देखा गुरिल्ला वॉरफेयर और ये कोट। चलो, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों, डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।